दृष्टिकोण। हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं इतिहासकारों के दृष्टिकोण के बारे में दोस्तों। बातें इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए दोस्तों काफी ज्यादा जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में दोस्तों हम आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। तो अब सल्तनत कालीन इतिहासकार या दो दरबारी थे, या तो दो दरबारी थे अथवा दरबारी बनने के लिए प्रयत्नशील थे दोस्तों। इसलिए उनकी रचनाओं में या तो शासक जाति या वर्ग विशेष की विचारधारा को दर्शाने का सतत प्रयास दिखता है। इस आधार पर समस्त इतिहासकारों ने सुल्तान तथा अमीरों के संबंध के बारे में अधिक जानकारी दी है। वे जानते थे कि शक्तिशाली राजतंत्र तथा उतना ही शक्तिशाली अमीर वर्ग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है दोस्तों। संभवतः उन्होंने एक कल्पना की थी कि एक कमजोर शासक और एक शक्तिशाली अमीर वर्ग की जोड़ी ठीक रहेगी, लेकिन उन्हें यह समझते अधिक देर नहीं लगी है कि अंततः इस प्रकार की व्यवस्था सल्तनत तथा अमीरों वर्ग के विकास के लिए अलग सिद्ध हो गया दोस्तों। क्योंकि अमीर वर्ग में ही अनेकानेक दल खड़े हो गए थे, इसलिए बर्नी सुल्तान के शक्तिशाली होने पर बल देता है दोस्तों। उनके अनुसार ऐसे सुल्तान को सलाहकार समिति अपनी आमंत्रण अवश्य देती हो रहे। ऐसी समिति की सदस्यता के लिए वह उच्च कुलीन जन्म को एक आवश्यक शर्त बताता है दोस्तों। उसके बाद चलिए हम और सारी बातों को बताते हैं। अमीर वर्ग में नए तत्व के समावेशन का विरोध करता है और उसका इस नए तत्व से अर्थ हिंदुओं तथा अकुलीन व्यक्तियों में से था जो अमीर वर्ग में प्रविष्ट होने को तत्पर थे दोस्तों, तथा सुल्तानों को इनके साथ किसी प्रकार का समझौता करना पड़ रहा था दोस्तों। ये सब बात भी आप लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। इसलिए बर्नी ने हिंदुओं के प्रति अत्यंत अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। इससे भी संतुष्ट न होकर उसने धर्म की आड़ में इन वर्ग के लोगों को अमीर वर्ग से पृथक रखने की जीतोड़ कोशिश की है। बर्नी धर्म परिवर्तन करने पर भी इन निम्न वर्गों के लोगों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन देने का विरोध करता है। उसके इस मत की पुष्टि इमाउद्दीन रायहान अथवा खुसरो खान के उदाहरणों से होती है दोस्तों। ये सब बात जो है यहाँ पर
काफी ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण बात है, जानकारी वाला बात है, जिसके बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारी बातों की जानकारी देते हैं। तो एसामी ने मोहम्मद तुगलक पर सारा का विरोध करने का आरोप लगाया, क्योंकि यह अमीर वर्ग में हिंदुओं और कुलीनों मुसलमानों को उचित स्थान देने का समर्थक था। उसका मूल प्रश्न तो यथा स्थिति को बनाए रखना था दोस्तों। इसके अंतरिक्त ये इतिहासकार भली भांति जानते थे कि इस्लाम तथा राजस्व सिद्धांत परस्पर विरोधी तत्व है, परंतु फिर भी इन्होंने राज्य का समर्थन केवल इसलिए किया कि समकालीन सामाजिक पर्यावरण में ऐसी संस्थाएं ही अत्यंत आवश्यक थी दोस्तों। ये सब बातें भी आप लोगों को दोस्तों काफी ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। उसके बाद चलिए हम और सारी बातों को बताते हैं। इस समिति दायरे में भी उनके विचार समकालीन मापदंडों के आधार पर रूढ़िवादी ही थे। इन इतिहासकारों में से किसी ने भी मोहम्मद तुगलक की अमीर वर्ग की सर्वधारण के लिए खोल देने की नीति का समर्थन नहीं किया। सदैव इनकी भर्त्सना ही करते थे, लेकिन इनके इस दृष्टिकोण के होते हुए भी सल्तनत लगातार आगे बढ़ती ही रही। अब बताएंगे हम मुगल कालीन भारतीय इतिहास लेखन के बारे में दोस्तों। मुगल कालीन भारतीय इतिहास लेखन के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों बातों को चलिए बताते हैं। तो मुगल काल में काफी ज्यादा इतिहास लेखन हुआ था, और संपूर्ण इतिहास लेखन का वर्णन कर पाना यहाँ संभव नहीं है। यहाँ पर केवल कुछ गिने चुने मध्यकालीन इतिहास लेखन के नमूने, उनका स्वरूप और कमियों का ही वर्णन करेंगे दोस्तों। सबसे प्रमुख नाम बाबर के भारत के वर्णन, जिसे बाबरनामा के नाम से जाना गया है। बाबर ने समकालीन भारत के लोगों, संस्थाओं और जलवायु आदि के बारे में जानकारी दी। बाबर इतिहासकार नहीं था, लेकिन फिर भी बाबरनामा में काफी दिलचस्प जानकारी हिंदुओं के बारे में मिलती है दोस्तों। उसने लिखा कि हिंदुस्तान काफी लंबा चौड़ा देश है, यह मनुष्य और उपज से परिपूर्ण है। हम अपने देश से इसकी तुलना करें तो यह एक अन्य ही दुनिया मालूम होगी दोस्तों। यहाँ के पर्वत, नदियाँ, जंगल, नगर, खेत, पशु, वर्षा और वायु सभी भिन्न है। बाबर ने हिंदुस्तान की आकर्षण शून्यता का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की विलयता और नगरों में कोई आकर्षण नहीं है। इसके समस्त नगर और भूमि एक प्रकार की है। यहाँ के उद्यानों में चार दीवारें नहीं होती है दोस्तों। बाबर जो था दोस्तों, बाबर ये सब बातों को बताया, और
इसके अधिकांश स्थानों पर समतल मैदान स्थित है। वर्षा के समय कुछ नदियां और नालों में बाढ़ आ जाती है और उनको पार करना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। हिंदुस्तान के पुखे गांव तथा शहर क्षण भर में बस जाते हैं और उसी प्रकार नष्ट भी हो जाते हैं। यदि उन्हें किसी स्थान को आबाद करना होता है तो उन्हें न नहर खोदने की जरूरत पड़ती है और न ही बांध बांधने की, क्योंकि यहाँ वर्षा के सहारे ही कृषि होती है दोस्तों। ये सब जो बातें हैं यहाँ पर बाबर ने दोस्तों इन सभी बातों को बताया है। ये सब बात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, जानकारी वाला बात है दोस्तों। आप लोग इन सभी बातों पर ध्यान दीजिए।